स्कैनएफ कमांड समझना है हमको। तो हमने सबसे पहले लिखा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स। अभी इसको वैल्यू नहीं देते हम, है ना, वैल्यू हम यूजर से मतलब एंट्री करवाएंगे। तो एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी अपन यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटएफ इंटर नंबर। तो जैसे हमने प्रिंटएफ लिख दिया तो ये तो सीधे सीधे मॉनिटर पे प्रिंट होने वाला है। इसको रन करेंगे तो ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अपन लिखते हैं स्कैनएफ। जो स्कैनएफ होता है इसमें हम को ये बताना है कि हमें कीबोर्ड से जब डेटा लाएंगे, यूजर जब एंट्री करेगा तो किस वेरिएबल में आएगा। तो जैसे प्रिंटएफ में हमको स्पेसिफायर बताना पड़ता है, तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d बताया हमने। और जो कीबोर्ड से आप एंटर करोगे वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हमारे पास वेरिएबल x है, हम x वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम x नहीं लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे हमको लिखना होता है %x। %x मतलब मेमोरी लोकेशन ऑफ x, जो डेटा बाहर से आएगा उसे x की मेमोरी में स्टोर कर देना, ऐसा बोल रहे हैं। फिर ये जो x आ जाएगा मतलब हम कीबोर्ड से एंटर कर देंगे, उस x में कितना आया ये प्रिंट करा के देखते हैं। मतलब हम हमारे पास डेटा आ भी गया है कि नहीं ये देखना चाहता हूँ। तो प्रिंट है यू हैव एंटर्ड %d की जगह पे क्या प्रिंट कराना है, x। तुमने कितना प्रिंट। अब ये बहुत सिंपल सा कोड लिखा है। सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। प्रिंटएफ कमांड चली, एंटर ए नंबर, तो ऐसा कैसे लिखा हुआ आ जाएगा स्कैनएफ। तो ये लिखा आ गया ऐसा कैसे। फिर हमने लिखा स्कैनएफ %d, मतलब बाहर से हम कीबोर्ड से हम इंटीजर लेना चाहते हैं, और वो जो इंटीजर आएगा वो कहाँ जाएगा, जो डेटा बाहर से आएगा वो %x मतलब x की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सिर्फ x लिखना मतलब x में क्या डेटा है, x में क्या है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, वो %x लिखना मतलब x की मेमोरी लोकेशन। तो x की मेमोरी में क्या स्टोर होगा, जो बाहर से आएगा वो। फिर printf कमांड है यू हैव एंटर्ड %d की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो यू हैव एंटर्ड जो भी वैल्यू आपने दी होगी बाहर से वो आएगी। रन करके देखते हैं इसको। अब देखो आप, ये चला होगा इंटीजर x, ये चल गया, एंटर ए नंबर, और उसके बाद एक स्पेस है, एंटर ए नंबर, उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये जो कर्सर ब्लिंक क्यों कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है स्कैनएफ। स्कैनएफ मतलब वो आपसे चाहता है कि आप एक नंबर एंटर करो, और जो नंबर आप एंटर करोगे वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं 555 डाल दिया। अब मैं जैसे 555 लिख दिया और एंटर मारूंगा, तो ये जो 5555 मैंने लिखा है, ये 555 स्टोर होगा एक्स की मेमोरी में, मतलब एक्स की वैल्यू 555 हो जाएगी। और फिर आगे की लाइन में आ जाएगा। आगे की लाइन में लिखा हुआ यू हैव एंटर्ड %d, यू हैव एंटर्ड %d की जगह पे x की वैल्यू मतलब यू हैव एंटर्ड 555, ऐसा आ जाना चाहिए। इसमें एंटर मारा तो अगली लाइन में आ गया यू हैव एंटर्ड 555। मतलब इस लाइन पे आके वो रुक गया था हमारा प्रोग्राम, एंटर ए नंबर के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा था। जब तक मैंने 555 लिख के एंटर नहीं मारा तब तक वो इस लाइन पे आया नहीं, यू हैव एंटर्ड पे, मतलब इस लाइन पे रुका हुआ था। तो स्कैनएफ के बाद अपन ने लिखा है %d, मतलब वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप कीबोर्ड से एक नंबर एंटर करोगे। वो जो नंबर आप एंटर करोगे वो नंबर x वेरिएबल की जो मेमोरी है वहां पे स्टोर हो जाएगा, और वो x में चला गया। हमने 555 दिया, वो x में चला गया, और x की वैल्यू 555 हो गई। ठीक है, मतलब हम दो नंबर्स को प्लस करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने लिखा इंटीजर x, y। अब हम उसको बोलेंगे एंटर टू नंबर्स, तो वो दो नंबर्स एंटर करेगा। तो दो नंबर लेना भी पड़ेंगे, तो 2% लगाएंगे। एक %d किसके लिए, x के लिए, दूसरा %d y के लिए। पहला %d $x, दूसरा %d $y। मतलब पहला जो नंबर डालोगे वो x की मेमोरी में स्टोर होगा,
दूसरा %d y है तो m%y, दूसरा जो नंबर एंटर करोगे वो y की मेमोरी में स्टोर होगा। तो x में एक नंबर चला गया, y में एक नंबर चला गया, और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं sum is equal to x plus y। ये जो x plus y है ये एक नंबर बन जाएगा, ये नंबर %d की जगह पे आ जाएगा। या शॉर्टकट नहीं मारे हैं अपन, यहाँ पे एक z वेरिएबल भी ले लें या सम नाम का वेरिएबल ले लें और हम कैलकुलेशन ही कर लें, सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, और यहाँ सम प्रिंट करा लें। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, x, y और z, x, y और सम। अब वहां पे printf कमांड है एंटर 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स एंटर करो ऐसा लिखा हुआ आएगा। उसके बाद लिखा है %d, x की वैल्यू और y की वैल्यू एंटर करो। तो जो भी हम नंबर डालेंगे वो x की मेमोरी में और y की मेमोरी में चले जाएंगे। दोनों नंबर्स को प्लस करके जो रिजल्ट आएगा वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और सम की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, जो भी हम एंटर करेंगे उन दोनों को प्लस करके आंसर आएगा। इसको रन करते हैं। एंटर 2 नंबर्स, ये पहली लाइन चली, ये पहली लाइन चली, एंटर 2 नंबर्स। कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने स्कैनएफ लिखा हुआ है इसलिए कर रहा है। अब स्कैनएफ के बाद हमने लिखा हुआ है 2% लिखे हुए, तो मुझे यहाँ 2 नंबर डालने, तो 2 नंबर डालने कैसे, अपन ने लिखा 10 स्पेस 20, 10 स्पेस 20, तो पहला नंबर 10 हो गया, स्पेस के बाद जो लिखा वो दूसरा नंबर हो गया, मतलब 10 x में चला गया, 20 y में चला गया, और x और y को प्लस करके 30 सम में चला गया, और सम की वैल्यू 30 प्रिंट हो जाएगी। तो सम इज इक्वल टू 30 प्रिंट हो गया, मतलब एकदम क्लियर है कि x की वैल्यू 10 हमने यहाँ से एंटर कर दी है, y की वैल्यू 20 हमने एंटर कर दी है, और वो 30 प्रिंट हो गया। अभी ये जो मैंने एंटर किया, ये 10 स्पेस 20 ऐसा एंटर किया। अगर मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं करना मुझे, तो फिर मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा। जब तक हम कुछ भी नहीं लिखते, %d लिख दिया, तो 2 नंबर्स के बीच में स्पेस देके आपको एंटर करना। और अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि कॉमा, तो 2 नंबर्स चाहिए मुझे कीबोर्ड से 2 नंबर चाहिए, लेकिन दोनों नंबर्स के बीच में कॉमा होना चाहिए, ऐसा बोल रहे। अब रन करते हैं। अब ये रन किया हमने, फिर से वही प्रोग्राम में एंटर 2 नंबर्स, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हमसे एंट्री मांग रहा है क्योंकि हमने स्कैनएफ कमांड लिख दी है, स्कैनएफ कीबोर्ड से एंट्री लेता है। अब ये %d, %d लिखा हुआ है। अब %d, %d लिखा है, मतलब 2 नंबर तो डालने हैं लेकिन कॉमा सेपरेटेड डालने। तो हमने लिखा यहाँ पे 11, 22, तो 11, 22, तो 11 जाएगा x की मेमोरी में, 22 जाएगा y की मेमोरी में, और आंसर हो जाएगा सम 33 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, तो सम इज इक्वल टू 30। तो अब ये कॉमा सेपरेटेड क्यों ले लिया उसने, क्योंकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर में बताया कि मुझे नंबर चाहिए, पर कैसे चाहिए, एक नंबर कॉमा दूसरा नंबर, ये चाहिए मुझे, कुछ भी स्पेसिफाई कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा डैश %d डैश %d ऐसा लिख दिया। तो 2 नंबर चाहिए मुझे, पहला नंबर, उसके बाद डैश, और फिर दूसरा नंबर चाहिए। तो अब अपन ने x और y की वैल्यू एंटर कराने को बोला उसे, फिर से चलाते प्रोग्राम को, फिर से वही आया एंटर 2 नंबर्स, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मुझसे 2 नंबर मांग रहा है, मैंने लिखा 2-3, तो 2-3 मतलब %d डैश %d लिख दिया मैंने, तो 2 चला गया x की मेमोरी में, 3 चला गया y की मेमोरी में, 2 + 3 5 हो गया, सम की वैल्यू 5 हो गई, 5। ठीक है, तो ये तो स्कैनएफ के तरीके हैं, मतलब इससे बहुत ज्यादा इससे खेलने की जरूरत नहीं। %d और %x लिखा मतलब एंट्री आएगी जो भी नंबर आप डालोगे। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूंगा तो यहाँ पे %f हो जाएगा, जो printf में होता है वैसे ही होगा। printf में %d अपन इंटीजर के लिए लेते हैं, printf में %f फ्लोट के लिए लेते हैं। तो अगर यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट लिखा होता तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे %f लग जाता ना, इसको अपन फ्लोट कर देते हैं। फ्लोट है तो यहाँ पे %f लगेगा, फिर एक और %f लगेगा, और प्रिंट कराते समय भी %f लगेगा। तो अब मैं डेसिमल के नंबर्स दे सकता हूँ, उनको प्लस करके ही बता देगा। तो पहला नंबर दिया 2.1 स्पेस 3.2 एंटर 5.3 आ गया ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो
जो हमने printf में सीखा फॉर्मेट स्पेसिफायर वही यहाँ पे भी अप्लीकेबल है scanf में भी, एंट्री लेते समय। बस अंतर इतना है, जब हम scanf करते हैं तब वेरिएबल का एड्रेस पास करना होता है, मेमोरी लोकेशन, तो एम्परसेंट लगा के लिखते हैं, एम्परसेंट x, एम्परसेंट y, सिर्फ x और y नहीं लिखना। प्रिंट करते समय हमको एम्परसेंट नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू करना है, तो सम लिखते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं, ठीक है। तो ये scanf कमांड है, scanf कमांड से हम कीबोर्ड से इंटर ले सकते हैं। अभी तो अपन ये बहुत बेसिक लैंग्वेज सी सीख रहे हैं, तो हम कीबोर्ड से एंट्री की बात करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर्स बनाने लग जाएंगे तब ऐसा कोई scanf कमांड हमारे किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि हम एक सुंदर सा पेज बनाएंगे, उस पेज में टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें आराम से वो टाइप करेगा। कीबोर्ड कहाँ से खुलेगा, कंप्यूटर का कीबोर्ड रहेगा या मोबाइल का कीबोर्ड खुलेगा, वहां से वो टाइप करेगा। तो scanf जैसी कोई कमांड हम एक्चुअल हमारे जीवन में इस्तेमाल तो नहीं करने वाले, लेकिन अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं, इसलिए हम scanf समझ रहे हैं। या printf कमांड भी हम कभी नहीं यूज करने वाले, क्योंकि printf ही मॉनिटर पे, एक ब्लैक कलर के मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा है, हमको ऐसा तो कभी प्रिंट कराना ही नहीं है। एक बढ़िया सा वेब पेज खुलेगा, उसके ऊपर xyz.com लिखा आएगा, वहां डेटा दिखाएंगे हम, तो प्रिंट करने का तरीका हमारा तो कुछ और ही होने वाला है, ऐसे इनपुट लेने का भी तरीका कुछ और होने वाला है। अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे प्रोग्राम सीख रहे हैं, इसलिए हम printf scanf यूज कर रहे हैं। तो ये तो हम एकदम सिंपल सा कोड समझ गए कि ये scanf कैसे चलता है। तो कीबोर्ड से जब एंट्री लाएंगे तब हम ये वाला कोड लिखा करेंगे। तो बहुत ही बेसिक, जो जितना बिल्कुल बेसिक रिक्वायर्ड है वो हम सीख चुके हैं। अब हमको समझना है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये जितना अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सब चाहे आप कोई सी लैंग्वेज पढ़ेंगे दुनिया की, ये चीज कॉमन रहता है। डेटा टाइप्स कॉमन रहते हैं, सब में इंट होता है, सब में फ्लोट होता है, सब में डबल होता है, ये सब कॉमन। जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, जितने सारे पढ़े हमने, हर लैंग्वेज में होते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स पढ़े हमने और जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये सभी चीज कॉमन है। अभी तक जितना पढ़ा वो भी कॉमन, अब जो भी पढ़ेंगे वो भी कॉमन रहेगा। जब तक हम सी पढ़ेंगे तब तक, जब तक कि हर लैंग्वेज में कॉमन होगा। जब से सी स्पेसिफिक हो जाएगा, पॉइंटर वॉइंटर आएंगे, तब हम छोड़ देंगे, सी पढ़ने ही बंद कर देंगे। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सी पढ़ना नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी सीख जाएं जिससे हम कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम कर सकें, जॉब कर सकें। तो अभी हम समझेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कॉमन होता है। आप सी सीखो, जावा सीखो, सी प्लस प्लस सीखो, कोटलिन सीखो, जितनी दुनिया के जमाने की लैंग्वेज है सब सीखो, सब में ये कॉमन ही होगा। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है इफ। इफ मतलब हम उससे कंडीशन पूछना चाहते हैं, हम उससे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं कंप्यूटर से। तो अभी एकदम सिंपल सा कोड फिर से लिखते हैं। इंटीजर x इज इक्वल टू 10, है ना, ये लिखा हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 10 है। अब हमको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट होता है इफ। तो उसका एक ये ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद एक होता है एल्स, इसका ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये इफ एक क्वेश्चन पूछने की जगह है, ये इफ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है। यहाँ पे हम हजारों कमांड्स लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम हजारों कमांड्स लिख सकते हैं। जो समझना वो है, यहाँ हमें क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? जो हमने कल ऑपरेटर्स समझे थे ना, उन ऑपरेटर्स में से जो ऑपरेटर्स हमको 0 1 रिटर्न करते हैं, मतलब रिलेशनल जो ऑपरेटर्स हैं, वो ऑपरेटर्स। मतलब x लेस देन 50। अब x लेस देन 50 जैसे ही लिखा, तो हम कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या x 50 से छोटा है? तो 10 लेस देन 50, वो यस बोलेगा। मतलब इस कंडीशन में वो एक आंसर देगा, यस या नो, 0 या 1। अगर वो 1 है मतलब यस है, ट्रू है, तो ये इफ के अंदर लिखी हुई सारी कमांड्स चलेंगी। और अगर उसने यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर वो 0 देता है, मतलब फॉल्स देता है, तो इफ में लिखा हुआ कुछ भी नहीं चलेगा, एल्स में लिखी हुई सारी कमांड्स चलेंगी। तो अभी अपन समझते हैं कैसे चलता है। अपन यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ इन इफ ब्लॉक, है ना, हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इन इफ ब्लॉक, ये इफ ब्लॉक के अंदर आया तो ये प्रिंट होगा, और अगर एल्स ब्लॉक में आएगा तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। हम यहाँ लिखते हैं एल्स ब्लॉक, और उसके बाद यहाँ पे एक और बार प्रिंटफ लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि इफ एल्स खत्म हो चुका है, इफ एल्स कंप्लीट।
ठीक है, अब इसको हम रन करना चाहते हैं। फिर से ये स्टेटमेंट तो हम कई बार लिख चुके हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 10 है, ये हमने पहली बार लिखा। इफ हम मतलब उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ ये कंडीशन की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, उससे ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन है 10 लेस देन 50, वो बोलेगा यस, मतलब ट्रू। ट्रू यानी इफ के अंदर की सारी कमांड चलाओ, एल्स को छोड़ दो। तो इफ के अंदर की सारी कमांड चलाओ, तो इफ के अंदर एक ही कमांड लिखी है, इन इफ ब्लॉक, ये प्रिंट हो जाएगा। एल्स को छोड़ दो, छोड़ दिया एल्स, बाहर निकल जाओ। आगे जितना कोड लिखा है, 1000 लाइन का प्रोग्राम और बनाया होगा हमने यहाँ पे, उसको चलाते रहो। इफ एल्स खत्म हो चुका, इफ में से, इफ एल्स में से या तो इफ चलता है या एल्स चलता है, दोनों में से एक चलता है। जब इफ एल्स खत्म हो गया ये, उसके बाद प्रोग्राम फिर से एक के बाद एक चलने लग जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं अपन, तो क्या आना चाहिए, हमने कंडीशन में क्वेश्चन पूछा है उससे कि क्या 10 50 से छोटा होता है, वो बोलेगा हाँ होता है, हाँ होता है। तो इफ के अंदर जो लिखा है वो चलेगा, एल्स नहीं चलेगा, और उसके बाद इफ एल्स खत्म होने के बाद प्रोग्राम में जो कुछ लिखा है सब चलेगा। अब रन करते हैं। इन इफ ब्लॉक प्रिंट हुआ, इन इफ ब्लॉक प्रिंट हुआ, फिर इफ एल्स कंप्लीटेड प्रिंट हुआ, इफ एल्स कंप्लीटेड प्रिंट हुआ, सब एक साथ प्रिंट हो रहा है, स्लैश एन डाल लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन आई, ट्रू हुई ये कंडीशन, 10 50 से छोटा होता है, उसने हाँ बोला, हाँ बोला तो इफ चला, इफ चला मतलब इफ के अंदर जो कुछ लिखा था सब चला। इन इफ ब्लॉक प्रिंट हुआ, तो इन इफ ब्लॉक प्रिंट हो गया। एल्स नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो ये चलता है, फॉल्स है तो ये चलता है। तो अभी फॉल्स तो नहीं है, तो इफ तो नहीं, एल्स तो नहीं चलेगा, और दोनों में से एक ही चलता है, या तो इफ चलता है या एल्स चलता है। और ये चलने के बाद प्रिंट एफ आया, इफ एल्स कंप्लीटेड, इफ एल्स कंप्लीटेड मतलब बाकी जो चीजें लिखी हुई है वो चलेंगी, कंडीशन को उल्टा कर देते। अब हम उससे पूछ रहे हैं क्या x 50 से बड़ा है, मतलब 10 50 से बड़ा है, वो बोलेगा नहीं है, नहीं है मतलब एल्स, एल्स यानी यहाँ। अब ये लाइनें चलेगी, ये लाइनें चलेंगी, इसमें लिखा है इन एल्स ब्लॉक, और ये खत्म होने के बाद बाकी जो आगे लिखा हुआ है वो तो चलना ही है, इफ एल्स कंप्लीटेड, तो इन एल्स ब्लॉक, इफ एल्स कंप्लीटेड। तो अभी हमारे पास आज अभी तक जितने प्रोग्राम्स बनाए थे उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई कमांड छूट जाए। अभी इसमें क्या हो रहा है, कुछ पोर्शन ऑफ कोड चलता है, कुछ नहीं चलता है, कंडीशन पर डिपेंडेंट है कि ये कंडीशन होगी तो ये कोड चलेगा, ये कंडीशन होगी तो ये वाला कोड चलेगा। तो या तो इफ ब्लॉक चल जाएगा या एल्स ब्लॉक चल जाएगा, दोनों में से कुछ एक चल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन यस है कि नो है। ठीक, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल इंटीजर y इज इक्वल टू 20। अब हम यहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या x y से बड़ा है। अगर वो बोल देगा हाँ x y से बड़ा है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं x इज ग्रेटर। और अगर वो ये बोल देगा कि नहीं, हमने क्वेश्चन पूछा क्या x y से बड़ा है, अगर वो बोल देगा नहीं, नहीं मतलब y बड़ा है, तो y इज ग्रेटर। अब ये तो हम समझ गए कि बात की सारी लाइनें चलती है, उसको लिखने से कोई मतलब नहीं। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या करता है। हमारा प्रोग्राम ये बताता है कौन बड़ा, एक्स बड़ा कि वाई बड़ा, है ना। ये छोटा सा प्रोग्राम है जो दो नंबर्स में से कौन सा बड़ा नंबर है वो बताता है। रन कर दें इसको, y इज ग्रेटर, है ना, तो y 20 है तो y ग्रेटर। तो हमारा प्रोग्राम हर बार सही होना चाहिए, मतलब अगर मैं x को 100 कर दूं तो अब प्रोग्राम चल के x इज ग्रेटर बोलना चाहिए उसको। हाँ, x इज ग्रेटर बोल रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। हम जिसकी वैल्यू बड़ी कर देते हैं वो बता देता है कि हाँ x बड़ा है कि y बड़ा। अब 200 हो गया y, तो अब प्रोग्राम चलाऊंगा तो y इज ग्रेटर आना चाहिए, y इज ग्रेटर आ रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, हमने दो नंबर्स में से बड़ा कौन है पता लगाने का कोड लिख दिया, है ना। कोड एकदम सिंपल है, x की वैल्यू डिफाइन की, y की वैल्यू डिफाइन की, हमने उससे पूछा क्या x बड़ा है y से, उसने बोला हाँ बड़ा है, तो हमने बोल दिया x बड़ा है। अगर वो बोलेगा, हमने उससे क्वेश्चन पूछा क्या x y से बड़ा है, वो अगर मना कर देगा, इसका मतलब x y से बड़ा नहीं, मतलब y बड़ा है, तो y इज ग्रेटर, एल्स में y इज ग्रेटर आ गया। इस तरीके से हमने बहुत सिंपल सा एक दो नंबर्स में से बड़ा नंबर
कौन है ये पता लगाने का प्रोग्राम। अगर हमको सिर्फ ये नहीं पता लगाना, हमको सिर्फ जो बड़ा है वो प्रिंट कराना है, मतलब अगर 100 बड़ा है तो 100 प्रिंट करा दो, 200 बड़ा है 200 प्रिंट करा दो, तो प्रिंट कराने की बात। तो एक्स इज ग्रेटर लिखने की बजाय एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दो, परसेंट डी कॉमा एक्स, और वाई बड़ा है बोलने की बजाय वाई की वैल्यू प्रिंट करा दो। तो या तो एक्स प्रिंट होगा या वाई प्रिंट होगा। एक्स कब प्रिंट होगा? जब एक्स वाई से बड़ा होगा तो एक्स प्रिंट हो जाएगा, और जब वाई बड़ा होगा तो वाई प्रिंट हो जाएगा। अब ये बड़ा नंबर कौन था? 200, बड़ा नंबर 200, इसको अपन 600 कर देते। अब बड़ा कौन है? 600, 600 प्रिंट हुआ। क्यों हो गया? क्योंकि अब कंडीशन क्या है? एक्स वाई से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है, तो इफ चलेगा। इफ में क्या लिखा है? एक्स को प्रिंट कर दो, तो एक्स को प्रिंट कर दो, एक्स की वैल्यू 600 में प्रिंट हो गया। ऐसा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछा हमने क्या 600 1200 से बड़ा होता है? उसने बोला नहीं होता है। नहीं होता है तो एल्स में चला गया, एल्स में वाई प्रिंट कर दो, तो वाई की वैल्यू 1200 है, तो 1200 प्रिंट कर देगा, है ना, एकदम सिंपल। तो हम समझ गए कि इफ का मतलब क्या है। इफ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इफ का यूज करके हम कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर वो यस या नो में बोलेगा। यस बोलेगा तो इफ वाला ब्लॉक चलता है, और नो बोलेगा तो एल्स वाला ब्लॉक चलता है। दोनों ब्लॉक में से एक ही ब्लॉक चलेगा, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं इफ के साथ एल्स लिखूं। आपकी इच्छा है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। आपने लिख दिया इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स बड़ा है तो वो एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देना, और नहीं तो मत करना, ठीक है। कुछ भी नहीं आया आउटपुट, क्योंकि प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर ही नहीं गया। इसके अंदर नहीं गया तो प्रिंट कमांड चली ही नहीं, एल्स आपने लिखा ही नहीं। ठीक, उल्टा कर लेते तो ये कंडीशन सही हो जाती, और प्रिंट एफ में जाता तो प्रिंट भी हो जाता। प्रिंट हो गया, मतलब इफ अकेला हो सकता है, इफ के साथ एल्स हो सकता है, और इफ के अंदर भी इफ हो सकता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये सिर्फ एक इफ लिख दिया। अब ये इस इफ के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी, तो एक और इफ लिख सकता हूँ। एक्स इज लेस देन 100 है क्या? मतलब कुछ भी कंडीशन। अब ये जो इफ था ना हमारा बाहर वाला, ये इफ यहाँ से यहाँ तक है ना। ये आप एक एरो दिख रहे हो ना, ये फॉर्मेटिंग, ये इफ यहाँ तक का है, और ये इफ अभी ये रहा, इसका मैं एल्स लिखना चाहता हूँ। तो ये मेरा इफ, अंदर वाला इफ, ये उसका अंदर वाला एल्स। अंदर वाले इफ की कंडीशन ये है, अगर वो इस ब्रैकेट के इस कंडीशन को यस करने के बाद अंदर आ जाता है, तो अंदर जो कुछ लिखा है सब चला है वो। तो जो कुछ में मैंने एक इफ लिख दिया। अब यहाँ प्रिंट एफ लिख लेते हैं, कुछ भी, हेलो हाय बाय लिख देते, यहाँ बाय लिखो, ठीक। अब इसको रन करते हैं। एक्स की वैल्यू 600 है, वाई की वैल्यू 1200 है। क्या एक्स वाई से छोटा है? तो 600, 600 लेस देन 1200, मतलब ट्रू है। ट्रू है तो अंदर आ गया, अंदर आ गया तो इस इफ के अंदर आया। अब इस इफ के अंदर आते से उसको फिर से एक क्वेश्चन पूछा, क्या एक्स 100 से छोटा है? तो एक्स तो 600 है, 600 से छोटा नहीं होता, मतलब ये इफ नहीं चलेगा, और एल्स चलेगा, मतलब बाय प्रिंट होगा। ये बाय प्रिंट हो गया, ठीक। तो हमको इतना समझना है कि हम इफ एल्स समझ गए। अब उसको कहीं भी लिख सकते हैं, इफ के अंदर, एल्स के अंदर। अब इस इफ में जहाँ प्रिंट एफ लिखा है, यहाँ पे और इफ लिख सकते हैं। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं, ये इफ का ब्रैकेट ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। अब इस बॉडी में मेरे को जितना चाहिए उतना कोड लिखूंगा, और जो लिखना है लिखूंगा। इफ एल्स और लिखना है तो और लिखूंगा। मतलब नेस्टिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है, कितने भी इफ एल्स अंदर 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 जा सकते हैं। एल्स में भी इफ एल्स हो सकता है, ये जो एल्स में प्रिंट एफ लिखा हुआ जरूरी नहीं है यहाँ पे भी इफ एल्स लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कोडिंग करते समय, आप ये फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना। जैसे इफ लिखा है ना, उसके बाद ये ब्रैकेट खोला, वापस से देखते हैं इसको, है ना। ये मैंने इफ लिखा, इफ लिखा, एक स्पेस दिया, ये ब्रैकेट खोल के एंटर मारा, एंटर मारा, उसने अपने आप ये ब्रैकेट यहाँ लगाया है खुद से।
और फॉर्मेटिंग देखो, आप इस इफ के नीचे एक एरो बना के उसने लगाया। अब आप कोड है ना, यहाँ से नहीं लिखना स्टार्ट करना, यहाँ से ऐसे नहीं लिखना, एक टैब मारिए, आगे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कोड लिखेंगे ना। गलत कुछ नहीं बोलेगा वो, मतलब एरर कुछ नहीं आएगी, आप गंदा गंदे तरीके से लिखोगे तो। लेकिन आदत डालना है कि फॉर्मेटेड कोड लिखें, पढ़ते आना चाहिए। ना ऐसा लिखने से एकदम क्लियर दिखता है कि ये इफ का ब्लॉक है और इसके अंदर की ये कमांड है। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा एल्स, फिर ये फॉर्मेट, अब ये एकदम क्लियर दिख रहा है, ये इफ खत्म हुआ है, ये एल्स खत्म हो गया है। और अगर मैं इसमें इफ एल्स स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ से मैंने इफ स्टार्ट किया, जो फिर ये ब्रैकेट खोल के फिर एंटर मारा, तो ये इफ का ही है। तो ऐसा फॉर्मेटिंग करते रहना है, एक लाइन से कोड नहीं लिख देना, जब तक सिंगल लाइन में चल रहा था तब ठीक है। अभी ये इफ, तो इफ के स्टेटमेंट्स थोड़ा शिफ्टेड लिखना है ना, कोशिश ऐसी करना है कि फॉर्मेटेड कमांड लिखी जाए तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो इफ एल्स अपन समझ गए। आप बहुत सारे खुद से प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन अभी तो एक काम करते हैं, छोटा सा कोड लिखता हूँ, आप आउटपुट बताओ। चैट पे आप इसका आउटपुट लिखना स्टार्ट करो, सब अपना अपना लिखेंगे, है ना। आप चैट पे इसका आउटपुट ले लो। बस इतना ही कोड है, आप इसका आउटपुट बताओ। ये जो डबल एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब कल हमने समझा था, इसको क्या चाहिए होता है, इसको दोनों तरफ यस चाहिए होता है, तो यस होता है, अदरवाइज नो हो जाता है ना। एक आंसर है अभी, बाय और हाई है।
इतना कठिन तो क्वेश्चन ही नहीं, इतनी देर क्यों लगा रही है? इस एंड ऑपरेटर की वजह से दिक्कत है क्या? सर इस एंड ऑपरेटर की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एंड में क्या प्रॉब्लम बेटा? सर दोनों में नो है, मतलब एक तो एंड को क्या चाहिए होता है? 500 से एंड ऑपरेटर को क्या चाहिए होता है? दोनों तरफ ट्रू चाहिए होता है। तो क्या दोनों तरफ ट्रू है? नहीं सर, दोनों तरफ फॉल्स है। हाँ, मतलब दोनों तरफ ट्रू चाहिए होता है उसको, दोनों तरफ ट्रू होगा तभी वो ट्रू देता है। तो अभी दोनों तरफ ट्रू नहीं है, तो मतलब कहाँ है जाएगा ये? दोनों तरफ ट्रू होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो अभी क्या देगा ये? फॉल्स। फॉल्स देगा, एकदम सिंपल। एंड ऑपरेटर को दोनों तरफ ट्रू चाहिए होता है, तो इस केस में दोनों तरफ ट्रू नहीं है। दोनों तरफ ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू दे ही नहीं सकता है, तो ये फॉल्स देगा। फॉल्स देगा तो एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा तो बाय प्रिंट करेगा, है ना? मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है। नहीं, ये कंडीशन 120 ये फॉल्स है ना, ये ट्रू है। x 500 से छोटा, ये भी गलत है और ये भी गलत, दोनों ही फॉल्स। तो दोनों फॉल्स यस है तो सर। फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, इन्हें एल्स में आ गया, इन्हें बाय प्रिंट कर दिया। बाय प्रिंट कर दिया, फिर आगे गया। x 100 से छोटा होता है क्या? x 100 से छोटा होता है क्या? तो 600 100 से छोटा नहीं होता, तो हाई प्रिंट नहीं हो सकता। ये नंदिनी शर्मा हाई कहाँ से आ गया? है ना, x 100 से छोटा है क्या? तो 600 100 से छोटा तो नहीं है, तो हाई तो प्रिंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये है। अगर हम यहाँ पे ये हटा देते, चलो और सिंपल कर लेते हैं इसको। अब लिखो इसका आउटपुट। अब बोलो क्या आउटपुट है? एंड से दिक्कत है, इसको छोड़ दिया, एंड हटा दिया, अब सिंपल हो गया है। अब करो। सिर्फ बाया है, और सबका ही बाया है कि किसी और का कुछ और आ गया? हमने क्वेश्चन पूछा क्या x 500 से छोटा है? 600 500 से छोटा नहीं होता, नहीं होता मतलब फॉल्स। फॉल्स यानी एल्स, एल्स यानी बाय, है ना? और ये तो फॉल्स है ही, तो ये तो चलेगा ही नहीं, हाई आएगा ही नहीं, है ना? अगर हम इसको ऐसा लिख देते, x ग्रेटर देन 500, एंड लगाएंगे। एंड यानी दोनों ट्रू होना जरूरी है, दोनों ट्रू होना जरूरी है। अब अपन ने लिख दिया एंड x लेस देन इक्वल टू 600। अब क्या होगा बोलो? एंड के दोनों तरफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यस होगा। एंड के दोनों तरफ की कंडीशन में से एक भी फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा। अब आएगा हेलो। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन 600 500 से बड़ा है, यस हो गया। 600 600 से छोटा या बराबर है क्या? तो छोटा या बराबर, तो बराबर है, बराबर है तो ये ट्रू हो गया। दोनों तरफ यस हो गया, दोनों तरफ ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो गया, इसलिए हेलो प्रिंट हुआ। ये तो फॉल्स चल ही रहा है, कोई मतलब नहीं। इसकी जगह पे अपन ऐसा लिखते हैं। अब क्या होता? x 500 से बड़ा है, x 500 से बड़ा, यस। x 600 से छोटा है, 600 600 से छोटा नहीं होता, छोटा नहीं होता,
मतलब एक ट्रू हो गया एक फॉल्स हो गया, मतलब बाय आएगा। कंपाइल कहाँ पे एरर डाल दी मैंने भाई, सेमीकोलन नहीं लगाया। आया, ठीक। तो ये आप खुद से करने की कोशिश, अगर मैं यहाँ पे और लगा दूं तो दोनों में से एक सही होना जरूरी है, तो ये ट्रू हो गया, अब वो फॉल्स हो गया तो हो जाने दो, ट्रू हो गया ना, ये एक ट्रू हो गया, हेलो आ जाएगा, हेलो आ गया। ठीक है, तो पुराने वाले अगर नहीं आए हैं तो उनके वो पुराना मैं वीडियो भेज देता हूँ, उसका लिंक